गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स में यूनिट थर्ड के फोर्थ डे का अध्ययन। यूनिट थर्ड के चौथे दिन में हम आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है झीलें। हम पढ़ रहे थे स्वच्छ जल पारिस्थितिकी, और स्वच्छ जल पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्वच्छ स्थिर जलीय आवासों का अध्ययन कर रहे थे। स्वच्छ जल स्थिर जलीय आवास, जिसको आप लैंटिक हैबिटेट भी कहते हैं। इससे पहले हमने इसमें पढ़ा था तालाब, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वह है झीलें, लेक्स। तो सबसे पहले हम झील की परिभाषा समझेंगे। झील किसे कहते हैं? स्वच्छ स्थिर जलीय विशाल बड़ी संरचना जो समुद्र से पृथक रहती है, झील कहलाती है। स्वच्छ स्थिर जलीय अर्थात इसका जल भी स्थिर रहता है, लैंटिक। विशाल यानी बड़ी संरचना होती है, लेकिन ये समुद्र से जुड़ी हुई नहीं होती है, इसे झील कहते हैं। झील की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, ये स्थिर जल की बड़ी व विस्तृत संरचना है। ठीक है ना, परिभाषा से ही निकली हुई विशेषता है ये। सेकंड है, अगर इसमें स्थिर जल है तो स्वाभाविक है कि वातावरणीय कारकों की सामान्यतः स्थिर अवस्था ही पाई जाएगी। इसमें वातावरणीय कारकों की भी अवस्था स्थिर होती है। झील का समुद्र से सीधा संबंध नहीं होता है, और झील में ऊष्मीय स्थिरीकरण प्राय स्पष्ट होता है। बताऊंगा मैं तुम्हें आगे ऊष्मीय स्थिरीकरण क्या होता है। ठीक है ना, ये इसकी झील की 4 विशेषताएं थी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। झीलें प्राकृतिक भी होती है, झीलें कृत्रिम भी होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेचुरल लेक्स किसको कहेंगे? ऐसी झीलें जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, प्राकृतिक झीलें कहलाती है। जबकि ऐसी झीलें जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, कृत्रिम झीलें कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ जीके टाइप क्वेश्चन भी इसी से बन जाते हैं, और तुम्हारे इस पेपर के लायक भी है। राजस्थान में अधिकतर झीलें खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें से बहुत बड़ा नाम आता है अपने जयपुर में सामर झील, नागौर में डीडवाना झील, बाड़मेर में पंचभद्रा झील, बीकानेर में लूणकरण झील। ये खारे पानी की झीलें हैं। इसी प्रकार मीठे पानी की झीलें भी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें एक बड़ा नाम निकल के आता है जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में है। राजसमंद जिले में है आना सागर झील, पुष्कर झील, फाय सागर झील। तीनों झीलें अजमेर ज़िले में हैं। ये झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर,
बजाज सागर जैसे बड़े बड़े बांध भी झील की श्रेणी में ही माने जाते हैं। तुम्हें पता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, जिसका एरिया है 31,000 वर्ग मील। इसी प्रकार विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में पाई जाती है और इसकी गहराई है 1700 मीटर, 1700 मीटर। अब देखते हैं हम झील में ऊष्मीय स्थिरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। ध्यान से सुनना, बहुत सीधा सा है और इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। झील में ऊष्मीय स्थिरीकरण को समझाइए। तो झील के पानी में विभिन्न गहराइयों पर पृथक पृथक तापक्रम के स्तर मिलते हैं। जब झील की गहराई में हम देखते हैं तो जैसे जैसे गहराई बदलती जाती है तापक्रम का स्तर भी चेंज होता जाता है। ये अलग अलग तापक्रम के स्तर ग्रीष्म व शीत ऋतु में तापक्रम बढ़ने या घटने तथा झील में जल की गति के कारण संभव होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम बढ़ता है, शीत ऋतु में तापक्रम घटता है और जल के पानी की भी थोड़ी बहुत अपनी गति होती है। तो इसके कारण तापक्रम के स्तर अलग अलग बन जाते हैं और इस प्रकार के स्तरों की व्यवस्था को ही थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। मतलब गर्मी में सर्दी में तापक्रम के बढ़ने या घटने से और झील के पानी के गति करने से पानी में अलग अलग गहराई पर अलग अलग तापक्रम पाया जाता है, जिसे उसमें स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीष्म काल में 3 स्तर इसी में पढ़ रहे हैं अभी अपन, उसमें स्थिरीकरण वाले में। ग्रीष्म काल में 3 मुख्य स्तर प्रकट होते हैं झील के पानी में। कौन कौन से हैं? अधिसर, एपिलिमनियन। सेकंड है ताप प्रवण स्तर, थर्मोक्लाइन। और थर्ड है अधः स्तर, हाइपोलिमनियन। सबसे पहले देखते हैं एपिलिमनियन। गर्मी के समय क्या होता है, झील की सतह का जो पानी होता है, समझ रहे हो ना, गर्मी के समय पर झील की सतह का यानी ऊपर का जो पानी होता है वह गर्म होके चक्रण करने लग जाता है। और ये कितना होगा? मात्र कुछ गहराई तक। और जल की चक्रीय गति के कारण इस क्षेत्र का या इस स्तर का पारिस्थितिक महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल की गति से इस स्तर में जहाँ जहाँ तक वह पानी गर्मी पाकर गर्म हो रहा है और चक्रण कर रहा है, इसमें इसकी गति के कारण ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की मात्रा निरंतर जीवों को उपलब्ध होती रहती है। क्योंकि ऑक्सीजन भी इसमें मिलती रहती है, पोषक पदार्थ भी मिलते रहते हैं, तो ये निरंतर जीवों को उपलब्ध होती रहती है, जिसके फलस्वरूप इस स्तर में वनस्पति की मात्रा के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। सीधा सा है, गर्मी के समय गर्मी पाकर के कुछ गहराई तक सतह का पानी चक्रण करने लगता है, जिससे इसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि यहाँ के जीवों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। अतः यहाँ की वनस्पति की मात्रा भी बढ़ जाती है। यहाँ पे ये टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ये टेम्परेचर रहता है। अब सेकंड है ताप प्रवण स्तर, थर्मोक्लाइन। ये जो स्तर होगा ताप प्रवण स्तर,
ये स्तर एपिलिम्नियन के नीचे होगा। चूंकि ये तीसरे और पहले स्तर के बीच में होता है। तीसरा स्तर था अपना हाइपोलिम्नियन, पहला था एपिलिम्नियन। इन दोनों के बीच में थर्मोक्लाइन होता है, इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्तर के ऊपर का जल गर्मी पाकर के चक्रण करने लगता है। ठीक है, जो अभी अपन ने पढ़ा आदिसर में। जबकि नीचे के जल में कोई चक्रण नहीं होता। ठीक है, तो शीतकाल में इस स्तर में भी चेंज होने लगते हैं। गर्मी में जहाँ इसका तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं नीचे की तरफ इसका तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। तीसरा स्तर है हाइपोलिम्नियन। ये देखिए, चित्र से भी बताऊं मैं तुम्हें। ये एक झील का चित्र बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपर का स्तर एपिलिम्नियन है, बीच का थर्मोक्लाइन है और नीचे का हाइपोलिम्नियन है। इस प्रकार इसका स्तर है। हाइपोलिम्नियन है, ये झील के सबसे नीचे का तीसरे नंबर का स्तर है। इसे ठंडे जल का स्तर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तक तापमान नहीं पहुँच पाता। अतः इस जल का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है और इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती है क्योंकि प्रकाश यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें आगे और बताना चाहूँगा। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्वेश्चन बनता है पानी के चक्रण से संबंधित। ये तो अपन ने गर्मी के लिए पढ़ा था, तीनों स्तर। अब हम सर्दी के लिए पढ़ते हैं। शीतकाल में क्या होता है, जैसे ही झील का तापक्रम कम होने लगता है तो उसमें स्थिरीकरण को प्रभावित करता है और सतह का पानी ठंडा हो जाता है, जिसे अपन ने एपिलिम्नियन कहा था ना, उसका। वह हाइपोलिम्नियन के जल का तापक्रम धीरे धीरे बदलकर एक जैसा होने लगता है। सर्दी में एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के जल का तापक्रम धीरे धीरे बदलकर एक जैसा होने लगता है। इस समय झील का पूरा पानी चक्रण करने लगता है। चित्र में बता रखा है मैंने तुम्हें, ऊपर एपिलिम्नियन है, फिर थर्मोक्लाइन है, फिर हाइपोलिम्नियन है। तो ये पूरा पानी चक्रण करने लग जाता है। इस समय झील का पूरा पानी चक्रण करने लगता है और मध्य क्षेत्र थर्मोक्लाइन विलुप्त होने लगता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। थर्मोक्लाइन के विलुप्तीकरण के साथ ही मात्र 2 ही स्तर रह जाते हैं। शीतकाल का पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना। एक बार फिर बता दूं, शीतकाल में क्या होता है, जब ठंड पड़ती है तो झील का एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन स्तर है वह बदलकर एक जैसा होने लगता है और झील का पूरा पानी चक्रण करने लगता है, जिससे कि मध्य का जो स्तर था थर्मोक्लाइन वह धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक समय गायब भी हो जाता है। अतः मात्र 2 ही स्तर बचते हैं। कौन कौन से? एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। सुना बच्चों? हाँ, ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में भी आएगा बढ़िया। अधिक सर्दियों में वातावरणीय तापक्रम कम होने के साथ, और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वातावरणीय तापक्रम कम होने के साथ ही सतह के पानी का तापक्रम भी कम हो जाता है ना। और क्या होगा, बर्फ जम जाएगी, सतह पर पानी जमने लग जाता है और बर्फ की परत बन जाती है। ऐसी स्थिति में पानी बर्फ के नीचे ही चक्कर लगाता रहता है और जल का तापक्रम एक समान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। इस समय ऑक्सीजन का जल में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी प्रभावित होकर
जलीय जीवों पर सीधा प्रभाव डालता है। इस प्रकार शीतकाल में जल का चक्रण होता है और ग्रीष्म काल में अपने ऊपर पड़ा ही था। ठीक है, PDF डाल दूंगा मैं तुम्हें, अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, थैंक यू।